इन दोस्तों, अनुभूति आईसीएस में आपका स्वागत है। आज की सीरीज में हम लोग मॉडर्न इंडिया, जो कि हमारे एसडीएम सर की नोट से है, बहुत ही अच्छे से कंसाइज में नोट्स लिखी हुई है। और इसमें इस नोट्स के साथ साथ आकार आईएएस की जो नोट्स हैं प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही अच्छी नोट्स हैं, उसके भी कुछ फैक्ट्स में अपने इंक्लूड करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम्स में सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी सुधार करना हो इस वीडियो में और आगे की वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट प्रदान करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास जो है तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास जो है 1707 से। अब देखिए, इतिहास के अध्ययन के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास। अब इसमें क्या होता है कि समय के साथ साथ विभिन्न समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। प्राचीन काल का जो इतिहास का हम अध्ययन करते हैं वो प्राचीन काल अलग था। मध्यकाल में पूरे जितने मुस्लिम शासक थे इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, और उत्तरवर्ती शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच, पुर्तगाली एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, तो ये समय दर समय जो भी विचारधाराओं में परिवर्तन होता है, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए जो ये सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तन एवं आर्थिक परिवर्तन होते हैं, इस आधार पर 3 भागों में बांटा गया। तो आधुनिक इतिहास में हम लोग पहले अध्ययन करेंगे कि उत्तरवर्ती मुगल शासक की क्या स्थिति थी। इसके बाद विदेशी यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। उत्तरवर्ती मुगल शासन काल में ही कुछ जैसे अवध जैसे छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। ये कैसे अपना अपना राज्य स्थापित करते हैं। और फिर यूरोपीय कंपनी आती हैं। सबसे पहले PDEDF, पुर्तगाली, डेनिश, डच, इंग्लिश और डेनिश, फिर फ्रेंच आते हैं। और इस प्रकार से विभिन्न पहले व्यापार के उद्देश्य से आते हैं, फिर राज्य हड़पने का काम करते हैं और शासन यहाँ करने लगते हैं। अल्टीमेटली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है यहाँ पर अपना पूर्णतः कब्जा जमा लेती है। और इसी की संधि ट्रीटी करते हुए विभिन्न ट्रीटियों के माध्यम से फूट डालो, राज्य करो की नीति, हड़प नीति, सहायक संधि इत्यादि नीतियों के द्वारा प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। इससे पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता एस्टेब्लिश हो जाती है और धीरे धीरे ये विभिन्न गवर्नर जनरल, वायसराय, इस प्रकार से इन सारी चीज़ें हैं स्थापित करते हैं और इन्हीं के इतिहास का अपन अध्ययन करते हैं। और फिर इनके शोषण के कारण विभिन्न कृषक विद्रोह, जनजाति विद्रोह, नागरिक विद्रोह होते हैं। और साथ ही इनके विरोध के लिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस के विभिन्न चरणों को अध्ययन करेंगे। एक उदारवादी चरण होता है। उदारवादी चरण के पश्चात उग्रवादी चरण भी आता है और फिर क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं। एक बार महाराष्ट्र से शुरू होंगे, फिर बंगाल में होंगे। 2 चरण क्रांतिकारियों के होगा। फिर गांधी युग शुरू हो जाता है 1915 से। गांधी युग के बाद विभिन्न आंदोलन होते, विभिन्न सत्याग्रह होते हैं और विभिन्न सत्याग्रहों के बाद अल्टीमेटली भारत को स्वदेशी आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट देखना पड़ता है। और आपका ये सैन्य विद्रोह भी होता है, सैनिक विद्रोह। इसके बाद फिर चर्चिल घोषणा करता है, क्लेमेंट इटली घोषणा आती है कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा 1948 तक, और अल्टीमेटली 1947 में भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। तो ये पूरी हिस्ट्री रहती है आधुनिक भारत की। तो इसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। अभी जो अंग्रेज हैं, एक राजा को अपने तरफ मिलाते हैं, उससे संधि करते हैं। जब दूसरे राजा को उसके माध्यम से कमज़ोर बना देते हैं तो उसको भी फिर तीसरे के माध्यम से धराशायी कर देते हैं। जब वो उसको धराशायी कर देते हैं तो किसी दूसरे राजा को इसी तरह से फूट डालो राज करो की नीति के तहत ये लोग विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों को क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं।
तो इसी का अध्ययन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले उत्तरवर्ती मुगल शासकों से। देखिए दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हो जाती है। उस समय उसके 3 पुत्र होते हैं, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। थोड़ा सा समझिएगा, मुअज्जम और आजम जो कामबख्श होते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम, आजम और कामबख्श 3 बेटे इसके होते हैं और इसमें आपस में उत्तराधिकारी अधिकार का युद्ध हो जाता है। लेकिन औरंगजेब उत्तराधिकार का युद्ध नहीं चाहता था, तो उसने तीनों पुत्रों के लिए वसीयत लिखी थी, जिसमें मुगल साम्राज्य का बंटवारा किया गया था। परंतु राज्य के बंटवारे के बावजूद तीनों भाई उत्तराधिकार युद्ध में उलझ गए। अंततः मुअज्जम ने जून 1707 ईस्वी में जजाओ के युद्ध में आजम को हरा करके तथा 1709 ईस्वी में, आप समझिएगा, 1707 जून 1707 में, मार्च 1707, यहाँ समझिए, मार्च 1707 में औरंगजेब का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, मार्च 1707 में। लेकिन न्यू पेज इंसर्ट नहीं होगा क्या? कोई बात नहीं, ठीक है। तो मार्च 1707 में औरंगजेब का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और जून 1707 में क्या करता है आजम, जजाओ के युद्ध में, जजाओ का क्या करता है, युद्ध करता है। और 1709 मुअज्जम आजम से करता है। और 1709 में मुअज्जम बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को हरा देता है। अब ये सारी चीजें करने के पश्चात अल्टीमेटली 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम शासन सत्ता में रहता है। इसे शाह बेखबर के नाम से भी जानते हैं, इसका नाम मुअज्जम भी है। मुअज्जम को शाह बेखबर कहते हैं, यही बहादुर शाह प्रथम भी है, इसी को बहादुर शाह प्रथम कहते हैं और यही शाह बेखबर है। अब बहादुर शाह के बारे में हमने देख लिया। औरंगजेब के बाद मुअज्जम शासन पर बैठता है। अब मुअज्जम में होता, मुअज्जम करता क्या है, जजाओ का युद्ध करता है, 1700 जून 1707 में आजम से करता है, ठीक है। और बीजापुर का युद्ध करता है। बीजापुर का युद्ध करता है कब, वो कामबख्श के साथ बीजापुर का युद्ध करता है। जो मुअज्जम है बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 से 1712 तक शासन करता है। ये इसे शाह बेखबर भी कहा जाता है। इसी के समय में बंदा बहादुर ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। बहादुर शाह ने ही 1711 में बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान कर उसे पराजित किया था। परंतु 1712 में बंदा बहादुर ने पुनः लौगढ़ पर कब्जा कर लिया था। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु भी हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 से लेकर के 1713 केवल 1 साल तक शासन करते हैं। इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। लाल कुमारी बेश्या से इनके अवैध संबंध थे। इनके समय में जजिया कर को अंतिम रूप से तो समाप्त किया गया, लेकिन एक इजारा व्यवस्था जो कि नीलामी पर आधारित थी की शुरुआत की गई। और इनके शासनकाल में इन्होंने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, जो कि मालवा की सूबेदारी सौंपा गया था इनको। जयसिंह को, अब जो कि अमेर राजा थे, मिर्जा राजा की उपाधि प्लस मालवा की सूबेदारी दी गई। अजीत सिंह मारवाड़ के शासक थे, जिन्हें महाराजा की उपाधि और गुजरात की सूबेदारी प्रदान की जाती है। इनका संबंध छत्रसाल, चूड़ामण और मराठा के साथ, माने मराठों के साथ अच्छे थे। इन्होंने जुल्फिकार खां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। जुल्फिकार खां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जो कि एक ईरानी था।
भू राजस्व की नीलामी की पद्धति की जाती, ये एक इजारा पद्धति में भू राजस्व की नीलामी की जाती थी। कृषकों के शोषण को इससे प्रोत्साहन मिलता है। ये एक बिल्कुल ही गलत पद्धति थी इजारा। भतीजे फर्रुखसियर ने सैयद बंधु की सहायता से जहांदार शाह को पराजित कर देते हैं, बाद में उसकी हत्या कर देते हैं 1713 में। छत्रसाल बुंदेला तथा चूड़ामण जाट के साथ इन्होंने मित्रता की नीति अपनाई थी। मराठों को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी इस शर्त पर दी गई थी कि इनकी वसूली मुगल अधिकारी कर मराठा शासक को दे देंगे। मतलब तीनों के साथ इन्होंने क्या किया था, बिल्कुल संबंध अच्छे थे। इसके बाद फर्रुखसियर शासन सत्ता पर आते हैं 1713 से 1719 तक। 1713 से 1719 तक सैयद बंधु की सहायता से, सैयद बंधु में शामिल थे अब्दुल्ला खां और हुसैन। अब्दुल्ला खां को इन्होंने वजीर बना दिया, जहांदार शाह और जुल्फिकार खां की हत्या करवा दिया। सैयद बंधु की सहायता से इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी नियुक्त कर दिया। फर्रुखसियर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दे दी और बंदा बहादुर को 1717 में दिल्ली में फांसी लगवा दिया, फांसी पर चढ़वा दिया। हुसैन अली अब्दुल्ला खां किंग मेकर थे, जिन्हें सैयद बंधु कहा जाता है, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है। ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ठीक है। 1717 ईस्वी में 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान इन्होंने क्या कर दिया, जारी कर दिया। इस 1717 के शाही फरमान अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ के एक शाही फरमान जारी किया फर्रुखसियर के समय में। इसको घृणित कायर भी कहा जाता है। इस शाही फरमान में था क्या, आप बताओ क्या था? इसमें अंग्रेजों को बंगाल में 3000 रुपए वार्षिक चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। आगे चल करके फर्रुखसियर करता क्या है, फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं का मध्य संबंध बिगड़ जाता है। सैयद बंधुओं ने मराठा शासक साहू से दिल्ली की संधि कर लेते हैं। 1719 में दिल्ली की संधि कर लिया, जिसमें क्या था, दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मिल गया। बदले में साहू ने 15,000 सैनिकों के साथ सैयद बंधुओं का सहयोग करने का वादा कर लिया। 15,000 सैनिकों के साथ साहू क्या करेंगे, सैयद बंधुओं की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। इसीलिए इन्होंने 1719 में दिल्ली की संधि कर लिया। दिल्ली की संधि किससे, साहू से कर लिया। क्यों? क्योंकि फर्रुखसियर से सैयद बंधुओं के संबंध खराब हो गए और रिजल्ट इसका क्या हुआ, दिल्ली की संधि हुई साहू के साथ 6 प्रांतों, किसके, बंगाल के 6 प्रांतों के। और इसे मराठों का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। मराठों का भी मैग्ना कार्टा और अंग्रेजों का भी मैग्ना कार्टा, दोनों आते हैं फर्रुखसियर लंपट मूर्ख के जमाने में। अब इस शाही फरमान में था क्या, 1717 में जो अंग्रेजों को शाही फरमान मिला था, 3000 रुपए में बंगाल बिहार और बिहार का कर मुक्त यानी चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया और 10,000 रुपए में सूरत में मुंबई के सिक्कों को मुगल राज्य में चलाने का अधिकार भी मिल चुका था। अब फर्रुखसियर की मृत्यु के पश्चात सैयद बंधु ने एक के बाद एक सम्राट दिल्ली के सिंहासन पर बैठाए। पहले रफी उद दरजात को मुगल बादशाह बनाया, फिर रफी उद दरजात के बाद रफी उद्दौला को मुगल बादशाह बनाता है। अब यहाँ एक बहुत ही मस्त पॉइंट है। रफी उद दरजात एक ऐसा व्यक्ति था जो सबसे कम समय तक शासन करने वाला, न्यूनतम इसका शासनकाल रहा। और रफी उद्दौला 25 से सैयद बंधुओं के समय में ही मृत्यु हो जाती है। दरजात की मृत्यु 6 रोग से हुई थी। इसके पश्चात रफी उद्दौला को बादशाह बनाया गया, किंतु इसकी मृत्यु 25 रोग से हो जाती है। फिर सैयद बंधुओं ने
मोहम्मद शाह रंगीला को क्या करते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला को, मोहम्मद शाह को इन्होंने क्या बनाया, शासक बना दिया। अब मोहम्मद शाह जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, सैयद बंधुओं के समय में ही तुरानी नेता चिनक्लिस खान ने मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर भी कहा जाता है, रंगीला ही बादशाह नहीं है, इसका मूल नाम रोशन अख्तर था। इसके समय में मुगल परिवार में हिजड़ों तथा महिलाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसके काल में तुरानी दल के नेता निजाम उल मुल्क, जिसे चिनक्लिस खां के नेतृत्व में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई। तुरानी नेता चिनक्लिस खां ने द्वारा हत्या कर दी गई सैयद बंधुओं की। इसी की खुशी में वजीर इसे बना दिया गया। 1724 में यह हैदराबाद की स्थापना करता है। 1724 में हैदराबाद की स्थापना करता है चिनक्लिस खां। और इसी के समय में अवध शहादत खां द्वारा, बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां द्वारा और हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क के द्वारा, निजाम उल मुल्क के द्वारा 1724 में हैदराबाद राज्य की नींव डाली थी। दक्कन के मुगल गवर्नर मुवारिस खां को शाकूर खेड़ा के युद्ध में पराजित किया था। निजाम उल मुल्क ने दक्कन की ओर पलायन किया था। कब? बादशाह के अत्यधिक लापरवाह होने के कारण। और उस दक्कन की ओर पलायन करने के पश्चात उसने दक्कन के मुगल गवर्नर मुवारिस खां को, यहां पर समझना है आपको, जो मुवारिस खां था, मुवारिस खां को इन्होंने पराजित किया। किस युद्ध में? शकूर खेड़ा के युद्ध में। मुवारिस खां को शकूर खेड़ा के युद्ध में पराजित कर दिया। और जो मुगल गवर्नर थे मुवारिस खां, उनको पराजित करने के पश्चात इन्होंने हत्या कर दिया। किसकी हत्या कर दिया? मुवारिस खां की। और हैदराबाद की नींव डालते हैं। अवध में शहादत खां तथा बंगाल की मुर्शिद कुली खां में अपने आप को स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, जहां करनाल का युद्ध होता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रुका था और उसने तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन जो शाहजहां के समय में बनाया गया था, कोहिनूर हीरा ले गया और तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह ही था। रंगीला ने तख्ते ताउस में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसके बाद आता है अहमद शाह, जो कि 1748 से 1754 तक बैठता है शासन सत्ता पर, मुगल शासन सत्ता पर, मुगल गद्दी पर। अब यहाँ पर समझना है आपको कि 1748 से 1754 के बीच में होता क्या है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है 1748 में और यह 1748 से 1767 तक कुल 7 आक्रमण भारत पर किया। अहमद शाह ने गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क को वजीर बनाया था। इमादुल मुल्क को वजीर बनाया और अहमद शाह को अंधा करवा दिया था। अहमद शाह को अंधा करवा दिया था तथा आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया और आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठा देता है। बस अहमद शाह के समय में यही होता है। 1754 से 1758 तक फिर आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठता है। अब 54 से 1758 तक, यानी 1754 से 1758 तक, तो इसी बीच में 1757 भी आ रहा है। और 1757 में एक प्रसिद्ध युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, जो कि लॉर्ड क्लाइव के समय में होता है। लॉर्ड क्लाइव और बंगाल का नवाब जो रहता है, ठीक है। तो इस प्लासी के युद्ध में
पूछेगा किसके समय में होता है, तो प्लासी का युद्ध होता है आलमगीर द्वितीय के समय में, और इसी मुगल बादशाह के काल में लड़ा गया और गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क द्वितीय द्वारा आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। तो आलमगीर द्वितीय द्वारा हत्या कर दी जाती है, आलमगीर द्वितीय की इमादुल मुल्क के द्वारा। फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक शासन करता है। 47 साल तक ये शासन करता है, 1759 से 1806 तक। इसी के समय अब 1759 से 1806 है, तो जाहिर सी बात है बक्सर का युद्ध भी होगा। 1761 में जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में अंतिम रूप से बक्सर पानीपत कृतित युद्ध होता है, यह भी इसी के समय में लड़ा गया। तो जो शाह आलम द्वितीय है, इसके समय में पानीपत का युद्ध 1761 का, बक्सर का युद्ध 1764 का होता है। 1765 में इलाहाबाद की संधि लॉर्ड क्लाइव के बीच में होती है। 1765 से 1772 तक इलाहाबाद में निर्वासित कर दिया गया था इसे, और 1772 में मराठों का संरक्षण इसे प्राप्त होता है शाह आलम द्वितीय को। फिर अकबर द्वितीय शासन सत्ता संभालता है। मुगल सिक्के इसके समय में 1835 में बंद कर दिए जाते हैं। 1806 से 1837 तक अकबर द्वितीय के समय में एक घटना हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी को इंग्लैंड भेजा था इसने, और मैं क्या बोल रहा हूँ, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे करके इंग्लैंड भेजे थे इन्होंने, ठीक है। इंग्लैंड में 1833 में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। 1835 में मुगलों के सिक्के बंद हो जाते हैं। इसके समय में प्रसिद्ध घटना थी, उसको करेक्ट कर लीजिए। अकबर द्वितीय के समय में राजा राम मोहन राय। इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय आता है 1837 से 1857 तक, 20 साल तक बिना साम्राज्य का बादशाह इन्हें कहा जाता है। इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1 नवंबर 1858 को मुगल साम्राज्य समाप्त कर दिया जाता है। 1 नवंबर 1858 को मुगल साम्राज्य समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण घटना इनके समय में हुई थी। अब यूरोपीय कंपनियों का हम लोग आगमन देख लेते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोग शुरू करते हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासक हम लोगों ने देख लिया। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन के पीछे एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 1753 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया, जिससे यूरोप व एशिया के मध्य के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ जाते हैं। अब यहाँ पर समझना ये है कि ये हो गया एशिया, ये हो गया यूरोप। अब क्या होता है, व्यापारिक मार्गों पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। जब व्यापारिक मार्गों पर, पुराने व्यापारिक मार्गों पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया, तो यूरोप का कनेक्शन कट गया ये एशिया से। अब यूरोप के अधिकांश देश भारत तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों के साथ मुख्यतः गर्म मसालों का व्यापार करना चाहते थे। अतः यूरोपीय देशों द्वारा नवीन व्यापारिक मार्गों, ये यूरोपीय देश हैं, नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज करने की कोशिश करने लगे। नवीन देशों एवं व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन अग्रणी थे। पुर्तगाल और स्पेन क्या थे, बहुत जल्दी ये लोग समझ गए और इन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया। पुर्तगाल के नवीन नाविक था। अब यहाँ पर समझना है, एक पुर्तगाल का नाविक था बार्थोलोमो डियाज। 1487 में, बार्थोलोमो डियाज को 1487 में बार्थोलोमो डियाज को क्या करते हैं, ये क्या करता है, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज करता है। केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका के दक्षिण में एक द्वीप है। स्पेन निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज कर देता है, और 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा अमेरिका की भारत की पहचान कर लेता है। भारत तक पहुंचने में सफलता पाई। खोज क्या करेगा, भारत तो सदियों से है। ग्रेट ब्रिटेन के निवासी कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज कर लिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, मार्ग खोज कर लिया वहां तक जाने का। हॉलैंड निवासी तस्मानिया व न्यूजीलैंड की खोज, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की। अब यहाँ पर समझना यूं है कि भारत में यूरोपियों के आने का जो क्रम था, तो PDEDF पुर्तगाली, डच, ईस्ट इंडिया मतलब इंग्लिश,
डेन और फ्रेंच। तो पुर्तगाली कब आए यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो जहाँ से क्वेश्चन आता है उसी को आप पढ़ने की कोशिश करिए। ज़्यादा आप लोग परेशान हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जो पेपर में आता है वही पढ़ना है, ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ना है, नहीं तो घिसते रह जाएंगे। पुर्तगाली 1498 में आए, डच 1595 में आए, ब्रिटिश 1600 में आए, डेन 1616 में आए और फ्रेंच 1664 में आए। पुर्तगाली 1498, दो कम 1500 में, 98 में तो सबको पता है, लेकिन डच का कहाँ पता है आपको। 1595 में आए, मतलब 100 साल आप जोड़ दो, हम जोड़ दो, लगभग 100 साल जोड़ दो। 95 और 1600 में क्या अंतर है भाई। अब 5 साल अपन जोड़ देते हैं, सीधे 5 साल जोड़ देते हैं। 95 में 1600 में ब्रिटिश आए, अब 16 साल जोड़ दो भाई, 16 साल जोड़ दोगे डेन आए 1616 में, और फ्रेंच को 16 चौके 64 कर दो, 4 का गुणा कर दो, 16 चौके 64, तो 64 में फ्रेंच आते हैं 1664 में। 16 एकम 16, 16 चौके 64, 16 है तो 1664, पहले 1600 है, फिर 16 है, फिर 16 चौके 64, ठीक है। ब्रिटिश, डेन और फ्रेंच आए। कंपनी का गठन अब देखते हैं, कंपनी गठन कैसे हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली बनाते हैं, अंग्रेज पहले अपनी बना लेते हैं, फिर डच, डेन, फ्रेंच सेम है। बस ये समझना है कि जो क्रम इनका रहा था बस थोड़ा सा बदल जाता है। अंग्रेज डचों से पहले बना लेते हैं क्या, अपनी कंपनी, बाकी सब ठीक है। वास्को डी गामा 14 मई 1498 को कालीकट पर उतरा। अब्दुल मुनीफ की सहायता से, भारतीय एक व्यक्ति था, अब्दुल मुनीफ की सहायता से प्रथम यूरोपीय आगमन था, जो सागर तरफ से आया था, सागर मार्ग से आया था। पुर्तगालियों का यदि देखें तो पुर्तगाली 1503 में कोचीन में फैक्ट्री, प्रथम फैक्ट्री पुर्तगालियों की 1503 में कोचीन में बनाई जाती है। और कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति का ये लोग इजाद करते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इनका प्रथम गवर्नर था, जो ब्लू वाटर पॉलिसी इजाद करने के लिए प्रसिद्ध है। अल्फांसो अल्बुकर्क जो है, इसे पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 1510 में गोवा पर विजय कर लेता है आदिल शाह से और स्थायी पुर्तगीज आबादी बसा देता है। नीनो डू कूना तत्पश्चात आता फ्रांसिस्को FAN, फैन, फैन मीन्स क्या होता है बच्चों, पंखा। तो FAN फैन मीन्स क्या होता है, पंखा। तो फैन आया था, सबसे पहले फ्रांसिस्को द अल्मीडा आया, फिर अल्फांसो दी अल्बुकर्क आया, फिर नीनो डू कून्हा आया। ये 3 आते हैं, कौन आते हैं भाई, फैन आते हैं। क्या कौन आता है, फैन आता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो अल्बुकर्क और नीनो डी कून्हा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में आता है, 9 और 4 साल रहता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में आता है और 9 6 15 6 साल तक रहता है। और नीनो डू कून्हा भी बहुत बाद में आता है, जो कि 1529 से लेकर के 1538 तक रहता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति के लिए जाना जाता है। एस्तादो द इंडियन नाम से यह पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो द इंडियन नाम दिया था। 1508 में चौल युद्ध किया था और गुजरात के शासक को पराजित किया। 1509 में द्वीप युद्ध हुआ, तो चौल युद्ध किया 1508 में, 1509 में द्वीप युद्ध किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की हमने बात किया कि इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 में यह अब आदिल शाह से क्या करता है, गोवा को छीन लेता है। बीजापुर के आदिल शाह से गोवा जीत लेता है। क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना भारत में कर देता है और पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित कौन करता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नीनो डी कूना 1529 से 1538 तक। नीनो डी कूना पुर्तगाली गवर्नर 1529 में बनता है। 1530 में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर लेता है, जो 1961 तक पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बनी रहती है। बसीन और द्वीप पर यह अधिकार कर लेता है। हुगली में सेंट थोमे में नवीन बस्ती की निर्माण करवाता है। हुगली में सेंट थोमे में नवीन बस्ती का निर्माण करवाता है। 1611 में स्वाली का युद्ध होता है, जिसमें मिडल्टन ने और बेस्ट ने, जिसका नेतृत्व मिडल्टन तथा बेस्ट ने किया था। थोमे का युद्ध कब होता है, संत थोमे का युद्ध
मिडल्टन ने इसका क्या किया था? मिडल्टन और वेस्टन ने नेतृत्व किया था स्वाली का युद्ध 1611 में। ठीक है, अब इनका प्रभाव क्या पड़ा? तंबाकू, लाल मिर्च, मक्का, प्रथम ब्रिटिश प्रेस गोवा में आया था। प्रिंटिंग प्रेस गोवा में इन्होंने स्थापित किया था, ये इनकी उपलब्धि रही थी। पुर्तगाली नियंत्रण के बीच कार्टेज आर्मेडा काफिला हुआ करती थी। कार्टेज मीन्स परमिट होता था और व्यापार नियंत्रण का एक अन्य तरीका काफिला थे। स्थानीय व्यापारियों के जहाजों का एक काफिला होता था जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली नौसेना बेड़ा साथ साथ चलता था। ठीक है, कार्टेज आर्मेडा काफिला। इस व्यवस्था के तहत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगालियों से कार्टेज परमिट लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था। पुर्तगालियों का प्रभाव क्या पड़ता है? पुर्तगालियों का प्रभाव ये पड़ता है कि धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई और ब्राजील का पता लग जाने से पुर्तगाल की अनुवैश्विक प्राथमिकता पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई। यूरोपीय कंपनियों से उनकी प्रतिस्पर्धा बनी रही और 1611 में सूरत के निकट स्वालिक युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैप्टन मिडल्टन और थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को हरा दिया। पुर्तगालियों ने व्यापार के साथ लूटमार की नीति भी जारी रखी थी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बना लिया था इन्होंने। 1632 में शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था। इन्होंने जबरन विवाह, सम्राट का निरंकुश शासन, योगदान इनका अब क्या रहा? तंबाकू, आलू, लाल मिर्च तथा मक्का मध्य अमेरिका से पुर्तगाली लेकर आए। पुर्तगाली ने ही भारत में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, जहाज निर्माण की शुरुआत किया, गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किया। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने किया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आशा करता हूँ आप लोग जुड़े होंगे और आप लोग ये चीज़ें कैप्चर कर पा रहे हैं। 1632 में इन्होंने क्या किया था? शाहजहां ने पुर्तगाली बस्ती नष्ट करवाई थी 1632 में। इसको भी याद रखिए, शाहजहां ने पुर्तगाली बस्ती को क्या करवा दिया था? बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया था शाहजहां ने। इसके बाद हम लोग देखते हैं डच 1602 में कंपनी स्थापित करते हैं। इनकी कंपनी सहकारिता आधारित प्रथम संयुक्त पूंजी आधारित कंपनी थी। मछलीपट्टनम में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। बेदरा की युद्ध 1759 में बंगाल में इनका अंग्रेजों ने क्या कर दिया? सफाया कर दिया। इनका मुख्यालय पुलिकट में था। डचों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। डच मतलब आजकल के हॉलैंड निवासी, नीदरलैंड निवासी। 1595-96 में डच भारत आए। 1602 में विभिन्न डच कंपनियों पूरब में व्यापार करने के लिए यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से सहकारिता अर्थात कार्टेल पर आधारित इनकी व्यापारिक व्यवस्था थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने ही आरंभ करवाई थी। संयुक्त पूंजी कंपनी का आरंभ करने का श्रेय डचों को जाता है। 1616 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 1663 में कोचीन में प्रथम डच फैक्ट्री, 1605 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई थी। 1610 में डचों ने पुलिकट तमिलनाडु में एक अन्य फैक्ट्री स्थापित की थी। 1605 में इनकी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में भी बनी, पुलिकट में 1610 में बनी। पुलिकट है तमिलनाडु में, मछलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में। और बंगाल में डचों ने पीपली में भी, चिंसुरा में भी फैक्ट्री स्थापित की। पीपली में, चिंसुरा में जब थोड़ी गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट और एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में, थोड़ा सा इसको भी आप देख लीजिए। 1610 में डचों ने पुलिकट में और पिपली और चिंसुरा में फैक्ट्री स्थापित की। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। डचों ने क्या कर दिया? साउथ ईस्ट एशिया की तरफ अपना पूरा व्यापारोन्मुख हो गए। 1658 में कासिम बाजार में भी इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी। अब हम लोग देते हैं अंग्रेज माने द डेविल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अंग्रेज 1600 में कंपनी गठित कर लेते हैं। 15 वर्षों तक व्यापार का अधिकार लेकर के एलिजाबेथ प्रथम के जमाने में ये लोग व्यापार करने की कोशिश करते हैं। प्रथम इनकी कंपनी मछलीपट्टनम थी। प्रथम कंपनी कौन थी? मछलीपट्टनम थी। दूसरी कंपनी इन्होंने सूरत में स्थापित किया। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में 400 मनसब और इसको खान की उपाधि दी गई जहांगीर के द्वारा। टॉमस रो आता है अजमेर में जहांगीर से 1615 में मिला। व्यापार और दुर्गीकरण हेतु अनुमति प्राप्त कर लिया। बहुत ही चालाक था ये टॉमस रो। और 1613 में सूरत में फैक्ट्री, प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री मानी जाती। 1613 में सूरत में प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री मानी जाती है। थोड़ा यहाँ डाउट रहता है तो इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए कैसे
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में 31 दिसंबर 1600 को ये बनी थी। अंग्रेजों की व्यापारिक सफलताएं 1608 में, वही हमने बताया कि विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से जहांगीर के दरबार में आता है, जबकि ये अकबर के नाम का जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। हॉकिंस अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी, किंतु पुर्तगीज की शत्रुतापूर्ण कारनामे और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण अनुमति रद्द कर दी गई। 1611 में अंग्रेजों ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजों को परास्त किया था। ठीक है, इस घटना से जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और उसने 1613 में सूरत में प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति दे दी। ठीक है, 1613 में सूरत में प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति मिल जाती है। हालांकि इसके पहले 1611 में ही मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक अस्थायी व्यापारिक केंद्र की स्थापना कर ली थी। तो जो स्थायी यदि पूछता है, प्रथम स्थायी ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र सूरत में, अस्थायी भी इंक्लूड करेंगे तो प्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में ही। 1615 से 1619 ईस्वी तक सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में रहा। 15 से 19 तक 4 साल तक रहा इसने, टॉमस रो, और अंग्रेज ब्रिटिश व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त कर लिया। सुनहरा फरमान 1632 में, वही बताया था आपको कि कुतुब शाह गोलकुंडा का सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दे दिया 1632 में। अब यह सुनहरा फरमान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो सुनहरा फरमान है, सुनहरा फरमान 1632 में सुल्तान गोलकुंडा का था। क्या नाम था इसका? कुतुब शाह ने दे दिया। और 500 पैगोडा में फ्री ट्रेड इसने करने की अनुमति दे दी। 500 पैगोडा में सालाना गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 में फ्रांसिस डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज में अर्थात मद्रास में चंद्रगिरी के राजा के से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। वहां एक किलाबंद कोठी बनाई जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया 1639 में, और वहां एक किलाबंद कोठी बना ली और जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। 1651 में बंगाल का सूबेदार शाह सूजा द्वारा 3000 रुपये में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे दी गई। 1661 में कैथरीन चार्ल्स द्वितीय का विवाह, पुर्तगाली थी कैथरीन राजकुमारी, चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है, बंबई दहेज में प्राप्त हो जाता है 1661 में। अब जब 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और बंबई प्राप्त हो गई दहेज में, तो 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के, कितने में भाई? 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के क्या कर देते हैं? 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के क्या कर देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। गैरोल्ड अंगियार आधुनिक मुंबई की नींव डालते हैं और 1687 में इसे हेड क्वार्टर बना लेते हैं। गोराल्ड अंगियार, गैरोल्ड अंगियार, ठीक है। 1648 में कोलकाता में जॉब चार्नोक ने 1648 में कोलकाता में जॉब चार्नोक ने सूतीनाता, कालीकट और गोविंदपुर, सूतीनाता, कालीकट, गोविंदपुर में फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं 1698 में, सॉरी 48 से उसमें स्पष्ट हुआ 1698 में। और अजीम उस शान ने अंग्रेजों को सूतीनाता, कालीकाटा और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जिम्मेदारी प्रदान की, जिसे मिलाकर जॉब चार्नोक ने कलकत्ता की स्थापना कर दी। और फोर्ट विलियम, इसका इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में इसका नाम फोर्ट विलियम रख दिया। प्रथम प्रेसिडेंसी नगर 1700 में इसे फोर्ट विलियम कलकत्ता पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया जाता है, जो 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी भी रहता है। इसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर हुआ करता था। 1715 ईस्वी में कंपनी ने जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक दूतमंडल मुगल दरबार में भेजा। हैमिल्टन नामक सर्जन ने
ख्वाजा सेऊद नामक एक आर्मीनियन दुभाषिया साथ में था। फर्रुखसियर के दर्दनाक बीमारी ठीक कर दी। 1717 में फर्रुखसियर ने कंपनी को एक शाही फरमान दिया। 3000 रुपये में बंगाल में मुक्त व्यापार, 10,000 रुपये में सूरत में सभी करों से मुक्ति। बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में 3 चीजें हुई। ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने शाही फरमान को कंपनी का मैगना कार्टा कहा। किसने? ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने। ये चीज़ मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ जब फर्रुखसियर को हमने लंपट को पढ़ा। अब डेन की बात करें तो डेन 1616 में इसका आगमन होता है। डेन को हमने बताया था 1616 में, ठीक है। फैक्ट्री इन्होंने तंजौर में बनाया, अपने केंद्र अंग्रेजों को बेच के चले गए। 1745 ईस्वी तक उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेचकर भारत से चले गए। तंजौर और ट्रेकोबार और सेरामपुर में भी इन्होंने फैक्ट्री बनाया था। अब आते हैं फ्रेंच, जो कि अंग्रेजों के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विदेशी कंपनी थे भाई। फ्रेंच 1664 में आते हैं। अब थोड़ा सा जब इनका गठन होता है, एक फ्रांस के सम्राट लुई 14वां था, उस समय पर एक इसका मंत्री कोलवर्ट था। एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना करता है। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण सरकार द्वारा हुआ था, इसलिए एक सरकारी खर्च पर बनी कंपनी थी। भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम व्यापारिक केंद्र फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 में सूरत में खोला। प्रथम फैक्ट्री 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो के द्वारा, 1673 में पांडिचेरी में फ्रैंको मार्टिन के द्वारा और 1701 में इसको मुख्यालय भी बनाया। 1701 में इसको मुख्यालय भी बनाया। 1700, ठीक है। इसके बाद गवर्नर डुप्ले आता है। फ्रांसीसी शक्ति का स्थापित किया इन्होंने। प्रथम यूरोपीय भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। प्रथम यूरोपीय था जिसने भारतीय राजनीति में ही हस्तक्षेप कर दिया। कब से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया आप समझ जाइए। 1701 में पांडिचेरी को सभी फ्रांसीसी वस्तुओं को मुख्यालय बना लिया गया। फ्रैंको मार्टिन को इसका प्रथम महानिदेशक बना दिया गया। भारत में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना गवर्नर डुप्ले के काल में हुई और डुप्ले ही प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने लगा। आंग्ल कर्नाटक युद्ध में पराजय के पश्चात फ्रांसीसियों का चंद्रनगर, माहे, कारिकाल, यानम व पांडिचेरी में शासन तो रहा, किंतु 1 नवंबर 1954 में इन क्षेत्रों पर भारत का अधिकार हो गया। अब एंग्लो कर्नाटक युद्ध, जो कि 20 वर्षीय अंग्रेज फ्रेंच संघर्ष चला, इस 20 वर्षीय अंग्रेज फ्रेंच संघर्ष को हम लोग देखते हैं एक टेबल के माध्यम से। इस टेबल में बहुत ही बेहतर तरीके से इन युद्धों को वर्णित। एंग्लो कर्नाटक युद्ध प्रथम 1746 से 1748 में हुआ था। प्रथम युद्ध 1746 से 1748। दूसरा युद्ध जबकि 1749 से 54 तक लड़ा गया, 46 टू 48, 49 टू 54 और फिर 58 से 63 तक लड़ा गया। तीसरा जो कारण था, प्रथम कर्नाटक वार का कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार 1740 में, और कर्नाटक हैदराबाद का नवाबी पद द्वितीय युद्ध का कारण था। तृतीय युद्ध का कारण सप्तवर्षीय युद्ध था 1756 में। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में युद्ध शुरू हुआ था। घटनाक्रम ऐसा देखते हैं कि बारनेत में फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। 1748 में सेंट थॉमस का युद्ध हुआ जिसमें अनवरुद्दीन फ्रेंच की तरफ से पैराडाइज ने, ठीक है। अब यहाँ पर समझना ये है कि प्रथम जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। भारत ने इस युद्ध का तत्कालीन कारण ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी बार्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया। प्रतिक्रिया स्वरूप फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला वार्डेनेस की सहायता से मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर था, मद्रास पर कब्जा कर लिया। अब मद्रास पर जब डुप्ले ने कब्जा कर लिया तो कर्नाटक के नवाब ने दोनों कंपनियों को युद्ध बंद करने के लिए तथा शांति बनाए रखने की आज्ञा दी।
तभी डुप्ले ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए कहा कि वह मद्रास नवाब को सौंप देगा। लेकिन जब डुप्ले ने अपना वचन, अब उसने कहा कि हम मद्रास नवाब को सौंप देंगे। भाई आप काहे नवाब साहब ऐसा आज्ञा दे रहे हैं कि मतलब युद्ध बंद कर दो, दोनों कंपनी की दोनों पार्टी बंद कर दो युद्ध। नहीं, तो अब इसने क्या किया कि पहले तो मद्रास को सौंपने की बात तो कही, लेकिन सौंपा नहीं। तो 1700 तब कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने हस्तक्षेप किया। तब अनवरुद्दीन बोले, भाई तुमने वादा किया था कि मद्रास मुझे सौंप देगा युद्ध में हरा करके ब्रिटिशर्स को। लेकिन 1748 में सेंट थोमे का युद्ध लड़ा गया। कैप्टन पैराडाइज के अधीन फ्रांसीसी सेना ने महफूज खान के अधीन नवाब अनवरुद्दीन की सेना को पराजित कर दिया। अब जब महफूज खां के अधीन नवाब अनवरुद्दीन की सेना को पराजित कर दिया, यूरोप में 1748 ईस्वी में एक्सला सेपल की संधि हो गई, जिसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध भी समाप्त हो गया और परिणाम स्वरूप कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को मिल गया और अमेरिका में लुई वर्थ फ्रांसीसियों को प्राप्त हुआ। तो मद्रास अब मिलना किसको था? नवाब को मिलना था, मिल गया अंग्रेजों को। अमेरिका में कहाँ लुई वर्थ नामक जगह थी, यह मिल गई फ्रांसीसियों को। एक्सला सापल के संधि में यह भी खुश, वो भी खुश। अब होता है दूसरा युद्ध, जब शुरू हुआ 1749 से 1754 तक, तो ये कर्नाटक हैदराबाद का नवाबी पद के लिए था। अब इसमें होता यह है कि हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच महाजंग छिड़ जाती है। कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में महायुद्ध छिड़ जाता है। और किसने किसका सपोर्ट किया, यहां पर भी समझना है, देखना है। कर्नाटक में अनवरुद्दीन अंग्रेज सपोर्ट किए, चंदा शाह का फ्रेंचों ने सपोर्ट किया। हैदराबाद में नासिर जंग का अंग्रेजों ने सपोर्ट किया, मुजफ्फर जंग का फ्रेंचों ने सपोर्ट किया। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अनवरुद्दीन तो आ से अंग्रेज, आ से अनवरुद्दीन, पहले में तो काम बन गया। फ्रेंच में चाह है तो चंदा शाह का फ्रेंचों ने सपोर्ट किया। पहले कर्नाटक वाला तो ट्रिक कैसे कर लेंगे आप कि अनवरुद्दीन है, आ है तो अंग्रेज है भाई, चंदा शाह में चाह है तो फ्रेंच है। दूसरे में आप ऐसे समझिए कि अंग्रेज नासिर फा है, मुजफ्फर में क्या है, फा है। यहां से भी आप समझ सकते हैं, मुजफ्फर में क्या है, फा है। तो मुजफ्फर मतलब फ्रेंचों ने सपोर्ट किया, तो जाहिर सी बात है नासिर जंग का अंग्रेज सपोर्ट कर, नासिर जंग मुजफ्फर जंग, नासिर हो गया, कोई बात नहीं। तो अब अन है ना, अंग्रेज तो नासिर है, अन ऑलरेडी है, तो ऐसे समझ के रहने, बाद में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे भूलेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे, लगा के आएंगे मुजफ्फर जंग में अंग्रेज और नासिर में फ्रेंच लगा के आएंगे। तो ऐसे याद कर सकते हैं, थोड़ा समय देके आप याद कर लीजिए। अब इसमें होता क्या है, 1749 में अंबूर की लड़ाई होती है, अंबूर का युद्ध होता है, जिसमें अनवरुद्दीन पराजित होता है। माने किसका कैंडिडेट पराजित हुआ भाई? अंग्रेजों का कैंडिडेट पराजित हो गया। आरकाट से चंदा शाह शासक बना, आरकाट से चंदा शाह ने शासन किया। 1749 में अंबूर की लड़ाई में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं को चंदा साहब ने, मुजफ्फर जंग है यहाँ पर, मुजफ्फर जंग, ठीक है, अंबूर की लड़ाई में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब के और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने कर्नाटक पर आक्रमण कर अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया और अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली ने भागकर तिरुचिरापल्ली पर शरण ले ली। अब आरकाट का घेरा होता है क्लाइव द्वारा, आरकाट का घेरा होता है, आरकाट क्लाइव द्वारा कर्नाटक पर अंग्रेज का शासन हो जाता है। पांडिचेरी संधि 1755 में होती है। गुडोही अंग्रेज के बाद अपने अपने क्षेत्र प्राप्त कर लेते हैं। फ्रांसीसियों को बढ़ती हुई शक्ति के प्रत्युत्तर में ब्रिटिश अधिकारी क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर आक्रमण कर दिया। चंदा साहब और फ्रांसीसियों के अथक प्रयास के बाद भी कर्नाटक नहीं जीता जा सका। आगे एक संघर्ष में तंजौर के राजा द्वारा चंदा साहब और फ्रांसीसियों के तंजौर के राजा द्वारा चंदा साहब को भी मारे गए। इस तरह कर्नाटक पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। तो कर्नाटक में ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो जाता है।
मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। फ्रांसीसियों की पराजय से डुप्ले को वहीं सरकार ने 1754 में वापस बुला लिया और गुडयू को नया गवर्नर भेजा गया। गुडयू ने अंग्रेजों से 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि कर ली, जिसके अनुसार दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र मिल गए। इस तरह द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। अब तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था और 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो जाते थे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध प्रारंभ होता है। 1758 में फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली था। पांडिचेरी में स्थित पोर्ट सेंट डेविड जीत लेता है। मद्रास जीतने में असफल रहता है और इसी के प्रत्युत्तर में 1760 ईस्वी में बांडीबास के युद्ध में अंग्रेज अधिकारी सर आयर कोर्ट ने फ्रांसीसी अधिकारी काउंट डी लाली के नेतृत्व वाली सेना को निर्णायक रूप से पराजित कर देता है। पांडिचेरी पर अधिकार कर लेता है। फ्रांसीसी सितारा डूब गया। 1763 ईस्वी में दोनों के मध्य पेरिस की संधि हो जाती है। लाली द्वारा फोर्ट डेविड पांडिचेरी पर विजय होता है लाली द्वारा, और अंग्रेजों द्वारा चंद्रनगर जीत लिया जाता है। बांडीवास की 1760 में हुआ। आयरकूट ने लाली को पराजित किया। पांडिचेरी अंग्रेजों का हो गया, पांडिचेरी पर अधिकार हो गया। 1763 ईस्वी में दोनों के मध्य पेरिस की हो गई संधि। 1763 में पेरिस की संधि फ्रेंच पांडिचेरी माहे कराइकल प्राप्त कर सके, लेकिन किलेबंदी नहीं कर सकते थे। फ्रेंचों को दिया गया क्या? पांडिचेरी माहे कराइकल, किलेबंदी नहीं की गई।